किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। कहते हैं हकीकत है सपने नहीं, हकीकत है बुनते, इसलिए हम मोदी को चुनते। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाकर इतिहास रचा है। यहाँ अभी बहुत सारी बातें हो रही थी, तो इसमें मैं कहना चाहती हूँ, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला उत्थान की बात करते हैं और ना कि महिला उत्पीड़न पर मुंह फेरते हैं। और इस नारे पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे हमें शायद ये भी जोड़ना चाहिए कि बेटों को सिखाओ। I want to start with a quote of Martin Luther King Jr. He said, "I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties and frustrations of the moment, I still have a dream. And in the same way, I did not stop dreaming for लाडपुरा." 2019 में मैं जब पहली बार लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुन के यहाँ आई थी, तब मैंने भी सपने देखे थे और मेरे क्षेत्र की जनता ने भी सपने देखे थे, परंतु पिछली सरकार की उदासीनता व राजनीतिक द्वेषता के कारण हमारे सपने अधूरे रह गए। मैं अपनी लाडपुरा की जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने लाडपुरा से मुझे दूसरी बार उनका नेतृत्व करने के लिए चुना और भरोसा जताया। आई थैंक द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री भजन लाल जी and Deputy Chief Minister Diya Kumari ji for fulfilling some of my promises made to the people of लाडपुरा। हमारी सरकार आते ही आपने 2 बड़ी सौगातें लाडपुरा को दी। यहाँ बजट में इंटरिम बजट द्वारा ही सबसे पहले आपने लाडपुरा क्षेत्र को 300 बेड का जिला अस्पताल दिया और एक महाविद्यालय दिया। आपका बहुत बहुत आभार। यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि ये दोनों अस्पताल एवं ये महाविद्यालय मेरे क्षेत्र में पहली बार आएंगे। इतने साल से एक भी कॉलेज नहीं था और एक भी हॉस्पिटल नहीं। इसी के साथ चंबल किनारे बसे रंगपुर पंचायत के ग्राम गंगाईचा का अस्तित्व बचाने के लिए आपने इस बजट में 10 करोड़ रुपए सुरक्षा दीवार के लिए स्वीकृत करने के लिए जो कृपा करी, उसके लिए भी आपका आभार। इसके लिए मैं मेरे पत्रकार बंधु को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिसने इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए समय समय पे सरकार का ध्यान आकर्षण कराया। मैं पिछले 5 साल के कोटा के विकास कार्यों पर भी चर्चा करना चाहूँगी। पूर्ववर्ती सरकार ने कोटा के विकास को राजनीतिक रूप देकर पार्टी विशेष के लिए एक ही निर्वाचन क्षेत्र की कार्य योजना बनाई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र का काफ़ी हिस्सा भी शहरी क्षेत्र में आता है, परंतु इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई और जो भी कार्य किए गए वह केवल मात्र एक विधानसभा में किए गए। इस बजट की बात करूं तो पेज 12 में हम देखते हैं, इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व को देखते हुए सड़क, पुलिया, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, आरओबी, आरयूबी के लिए लगभग 9,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। आपने इसमें लाडपुरा के खेड़ा रामपुर में पुलिया के निर्माण के लिए भी 2 करोड़ 20 लाख रुपए दिए। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसी के साथ मैं एक और मांग भी रखना चाहती हूँ कि आपने नोटाना की जो पुलिया है हमारी, वो बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो जाती है और इसके लिए आपने प्रावधान रखा भी है पेज 29 में कि तूफान, अतिवृष्टि एवं समय पर रखरखाव की कमी के कारण सड़कों एवं पुलिया जो क्षतिग्रस्त हो गई है, उसके लिए आपने 1,343 करोड़ रुपए रखे हैं। इसमें आपकी मेहरबानी होगी अगर आप नोटाना की पुलिया को भी इसमें जोड़ दें, क्योंकि बाढ़ जब आई थी ये क्षतिग्रस्त हो गई थी और बारिश के समय ये गांव टापू बन जाता है और वहाँ के लोग
अपनी कोई मेडिकल इमरजेंसी में भी वो पहुंच नहीं पाते हॉस्पिटल में, तो और वहाँ काफ़ी सारे ऐसे हादसे हो जाते हैं। पेज 12 में ही जो आपने आरओबी की बात करी है, मैं उसमें एक और मांग जोड़ना चाहती हूँ। रोटेदा से सोगरिया पे बने रेलवे फाटक पर एक आरओबी की मांग करती हूँ। ये फाटक जब बंद हो जाता है तो वहाँ लोगों को लगभग 1 या 2 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ता है या बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ता है। तो अगर आप इसको भी ध्यान में रखेंगे तो आपकी कृपा होगी। अब बात करें तो बिजली पे, माननीय सभापति जी, अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है, एज यू सो शैल यू रीप, अर्थात जो बोएंगे वही काटेंगे। मतलब यहाँ हमारे विपक्ष के सदस्य जो शोर मचा रहे हैं बिजली को लेके, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ भी खर्च नहीं करा है और उल्टा डिस्कॉम को इतने घाटे में छोड़ के गए हैं, तो वो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि बिजली की स्थिति ठीक होगी। हमारी सरकार ने पहली बजट में विभिन्न क्षमता के जीएसएस की स्थापना के लिए 3,500 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें एक 400 केवी, 13 220 केवी, 36 132 केवी और 27 33 केवी के जीएसएस है। इसमें लाडपुरा क्षेत्र के अर्जुनपुरा व नॉर्दर्न बाईपास के जीएसएस भी शामिल है। और जिस ऊर्जा से ये कार्य होंगे, मुझे विश्वास है कि आने वाले एक समय में ये सारी बिजली की समस्या दूर हो जाएंगी और जनता को इस बिजली की समस्या से राहत मिलेगी। It would be amiss of me if I did not mention a special thanks to the Honorable Speaker of Lok Sabha, Mananiya Shri Om Birla ji, regarding the airport. It is with his continued effort and perseverance that the dream of an airport for Kota is finally taking shape. This has been a long overdue requirement for Kota, and as soon as our government took over, within a month, मुझे लगता है शायद 20 दिन के अंदर, the money for forest land diversion of 39 crores was deposited and power grid line shifting was also sanctioned. आप पेज 45 पे पॉइंट नंबर 2 पे बजट में लिखा है, औद्योगिक नगरी कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का काम शुरू किया जाएगा। मुझे लगता है हम सब कोटा वासियों के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन इस बजट में होगा। इसी के क्रम में I am proud to say that one of the biggest कृषि मंडीज in Asia, भामाशाह मंडी, is located in Ladpura. On page 101, another demand which has been pending since a long time has been cleared and भामाशाह कृषि उपज मंडी के विस्तार के लिए स्वीकृति मिली है। अब आए सिंचाई पे, हम किसान हित की बात करते हैं। विपक्ष के हमारे सदस्य चिल्ला रहे थे कि किसान के लिए क्या है, किसान के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु किसानों के उत्पादन बढ़ाने के लिए और उत्पादन में लागत कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है सिंचाई का पानी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रस्तावित किए हैं। आप पेज 94 में देखेंगे, वहाँ चंबल से लिफ्ट द्वारा सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की योजना बनाकर मंडाना के लिए और आलिया बांध से लाडपुरा के पंचायत अरणखेड़ा, गंदीफली, बनियानी, मवासा, जाखोड़ा पंचायत के सिंचाई के लिए नहरों से पानी पहुंचाने के लिए फीजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए 2-2 करोड़ रुपए के सैंक्शन करके माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने किसानों के हमदर्द बन के दिखाया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ सभापति महोदय, मंडाना एक डार्क जोन है। वहाँ उनके पास केवल बारिश के पानी पे निर्भर होने के कारण एक ही फसल ले सकते हैं। वहाँ गर्मी के समय पे किसान फसल तो कर नहीं सकता है, पर वहाँ पशु जो बेजुबान है उनकी क्या हालत होती है वो हमने देखा है। इसी के साथ जब आलिया बांध में बारिश की कमी के वजह से पानी कम होता है तो लगभग कोटा के 46 गांव ऐसे हैं
जो सिंचाई के पानी से वंचित रह जाते हैं और पानी के लिए त्राही त्राही मचती है। मैं इसी के साथ धन्यवाद देती हूँ, पर मांग भी रखती हूँ कि अभी भी लगभग 10 ऐसे गांव हैं जो सिंचाई के पानी से वंचित हैं, और मेरी मांग है कि आप इनका भी ध्यान रखें और या तो काली सिंध पार्ट 2 या कोई भी दूसरी सिंचाई के पानी में योजना में इनको जोड़ा जाए। जल जीवन मिशन के बारे में क्या बोलूं? पिछली सरकार के समय इस योजना में कितने घोटाले सामने आए ये सबको पता है। इस योजना के तहत पिछली सरकार ने केवल इस दुर्भावना से काम नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि अगर राज्य में हर घर में नल से जल मिलने लगेगा तो उसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। अगर राजनीति नहीं करते तो इस काम को टॉप प्रायोरिटी में रखते। हमारे माननीय सदस्य अभी आंकड़े में पता नहीं क्या कह रहे थे कि दूसरे नंबर पे है, पर मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आज स्थिति ये है कि राज्य सूची में भी हम दूसरे नंबर पे है, पर ऊपर से नहीं नीचे से जल जीवन मिशन में हम सेकंड लास्ट आ रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है। अब एक और महत्वपूर्ण विभाग है चिकित्सा। मैं दोबारा 300 बेड हॉस्पिटल के लिए धन्यवाद देती हूं, और इसी के साथ आपने हर विधानसभा में मॉडल CHC बनाने के लिए घोषणा करी है, और साथ ही कोटा के मेडिकल कॉलेज में स्पाइनल इंजरी सेंटर खोलने की भी घोषणा की है। उसके लिए बहुत बहुत आभार। परंतु एक गंभीर समस्या है जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। वर्तमान में केवल एक CT स्कैन मशीन MRI मशीन मेडिकल कॉलेज में है, और इसके वजह से मरीजों में बहुत लंबी वेटिंग होती है कि वो अपनी जांच करा पाए, और ऐसी स्थिति है कि कई मरीज का तो की मृत्यु भी हो जाती है जब तक उनका नंबर आता है। मैं मांग करती हूँ कि MBS हॉस्पिटल में भी एक CT स्कैन MRI मशीन दी जाए। पेयजल में बात करें, जितना महत्वपूर्ण चिकित्सा है उतना ही महत्वपूर्ण शुद्ध पेयजल है। यहाँ हमारे बजट में अमृत 2 योजना के अंतर्गत 183 शहरों कस्बों में पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु लगभग 5,180 करोड़ रुपए के कार्य 2 वर्ष में किए जाएंगे। इसके अलावा 32 शहरी जल स्रोत जीर्णोद्धार के कार्य 127 करोड़ रुपए में की लागत से प्रस्तावित है। इससे लाडपुरा के शहरी क्षेत्र के छावनी की पुरानी पाइपलाइन बदलने के कार्य एवं समस्त वार्डों में पानी की पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा। अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि विपक्ष वाले इस बजट से क्यों इतना परेशान हैं? क्या इसलिए क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी इतना गजब का बजट पेश करेंगे? शायद उन्होंने इनको अंडर एस्टिमेट करा है। रोजगार के लिए, युवाओं के लिए, स्टार्टअप स्थापित करने के लिए, नौकरियों की बरसात की बात हो या महाविद्यालय खोलने की बात हो, हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, धरोहर संरक्षण के लिए या हरियाणा राजस्थान बनाने के लिए, MSME के लिए या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित करने के लिए, शहरी विकास हो या समाज और स्वास्थ्य हो, यहाँ हर वर्ग का और सबका ध्यान रखा गया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी ने 2047 में भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है, और हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से राजस्थान एक विकसित प्रदेश बनने के लिए ये जो बजट है, हमारी सरकार का जो रोड मैप है वो क्लियर है, और मुझे विश्वास है राजस्थान अग्रणी प्रदेश की श्रेणी में जल्द आएगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। वायरस है चांदीपुरा, जिसकी एंट्री गुजरात के रास्ते राजस्थान के अंदर हो गई है। 2 संदिग्ध बच्चे सुबह जिसमें मिले हैं और उसमें से एक की डेथ हो गई है, दूसरा गुजरात के अंदर हिम्मतनगर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। मैं चाहूँगा आसन सरकार को निर्देश दे कि इस पे स्थिति स्पष्ट करे, क्योंकि प्रदेश के अंदर भय का माहौल। श्री श्रवण कुमार।